गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है फरवरी 10 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आज ज़्यादा नहीं है और जो दिए हुए हैं वो भी अब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको आज करने वाले हैं। तो काफ़ी समय आज अपना सेव हो सकता है यहाँ पे। चलिए, तो कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। अमेरिका से कुछ ऑफिशियल जो है हम इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो उन्होंने इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है रशिया के बारे में, उसके बारे में कुछ बात की है। थोड़ा सा हम भी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया रशिया से ऑयल क्यों इंपोर्ट करता है, क्या ऐसा कारण है, कैसे कैसे हमारा स्टेटस चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत वो करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। वाई? बिकॉज टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो इंडिया ने वहाँ पे जो हेल्प भेजी है उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में हल्का सा बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि भी थोड़ा न्यूज़ में है। उसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये एक एडिटोरियल है। ये टॉपिक बहुत पुराना है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग जब नया टॉपिक पढ़ते हैं कुछ ना कुछ एडिशन होता है हमारी नॉलेज में, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब देखने वाले हैं। चलिए जी, ठीक है। तो देखा कहता है, वो कह रहा है कि यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल। राइट? तो वही देखिए, ये है केरन डॉनफ्रीड, ये यूएसए की असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। राइट? और ये अभी इंडिया में विजिट करने वाली हैं। तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, जब भी वो किसी भी देश में विजिट करते हैं तो अपने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसमें प्रेस वाले उनसे सवाल पूछते हैं उस कंट्री के बारे में, वो जवाब देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाता है। देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब यही होता है कि भाई ये एक आर्ट है जिसमें आप टफ सवालों के जवाब भी इस तरह से देते हो कि वो बहुत टफ ना लगे। कई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि यार मैं तो वो तो एकदम आप सारी बातें मुंह पे बोल देते हो, है ना। वो डिप्लोमेसी नहीं होती है। ऑफिसर्स को ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको टफ जो स्टैंड होता है वो भी प्यार मोहब्बत से जो है करना रहता है। तो डिप्लोमेसी, तो ये डिप्लोमेसी ना बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इनसे सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में कि मैडम आप ये बताइए कि इंडिया रशिया से जो ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है। क्योंकि रशिया के जो सबसे बड़े दो बायर्स हैं इस समय ऑयल के, या तो वो इंडिया है या वो चाइना है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया और चाइना रशिया को मदद कर रहे हैं डायरेक्टली यूक्रेन वॉर के बारे में? क्योंकि फंडिंग तो चाहिए भाई, मेरे वॉर बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने उसके जवाब जो है अलग अलग तरीके से दिए हैं, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके में। देखिए, मन में तो ये कह रहे होंगे हाँ किया है, लेकिन वो आप ऊपर से तो नहीं बोल सकते। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, जो इंडिया कर रहा है ना इस समय रशिया से जो ऑयल ले रहा है, वो उसकी अपनी पॉलिसी है। यस, हम लोग कई मामले में इंडिया की पॉलिसी के साथ अग्री नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडिया के ऊपर दबाव डालेंगे। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। और इंडिया ने तो खुद कहा भी है कि जहां से उसका मन करेगा वो ऑयल खरीदेंगे। तो हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं है भाई। देखिए, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका वगैरह ने प्राइस कैप लगाया हुआ है। प्राइस कैप $60 का प्राइस कैप लगाया हुआ है ऑयल के ऊपर। मतलब $60 पर बैरल से सस्ते रेट में कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने प्राइस कैप लगा दिया है। और अगर बावजूद उसके कोई कंट्री करती है तो उसके ऊपर हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। ये एक पॉलिसी है। लेकिन इंडिया कितने पे कर रहा है? $40 पे और $50 पे कर रहा है। उनके प्राइस कैप से कम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते। इंडिया हमारा एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल और सिग्निफिकेंट पार्टनर है। यस, वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इंडिया के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकते, कोई सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, जो कुछ डेटा इन्होंने यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पैराग्राफ में आप। इंडिया ने जनवरी के महीने में रशिया से 1.27 मिलियन बैरल पर डे, हर दिन इंपोर्ट किया है। पिछले साल जनवरी में यही जो क्वांटिटी थी वो पता कितनी थी? ओनली 40,000 बैरल पर डे। और अब कितनी हो गई है? 1.2 मिलियन। मतलब
सीधा 30 टाइम्स ज्यादा, 30 गुना ज्यादा। तो सोच ही सकते हो आप। दूसरी बड़ी बात, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले रशिया हमारा 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था, 17वें नंबर पे था, और वो जो है पहले नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे आ गया है। अभी रशिया इंडिया में 28% ऑयल को इंपोर्ट करता है, हमारी टोटल सप्लाई का 28% रशिया से आता है। रशिया यूक्रेन से पहले ये 0.2% हुआ करता था, मतलब 1% भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट पे ऑयल मिल रहा है, डिस्काउंट पे। अब इंडिया तो भाई खरीदेगा, सीधी सी बात है। हाँ, हालांकि हम लोग जो क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहे हैं उसमें से बहुत सारा हम लोग बाद में यूरोप में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में तो इंप्योरिटीज होती है ना यार, तो क्रूड ऑयल से इंप्योरिटी को निकाल के उससे दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह, वो सब बनाया जाता है। वो हम लोग तो यूरोप में भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली एक तरह से यूरोप ही उस तेल को यूज कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। और भी कई कारण है कि हम लोग रशिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहे हैं। पहली बात तो रिलायबिलिटी है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो बहुत रिलायबल नहीं है, लेकिन रशिया मेजर प्रोड्यूसर भी है और बहुत ज़्यादा नेशनल उसके पास रिजर्व भी हैं, तो एक रिलायबल पार्टनर है हमारा रशिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है ही, ऑफ कोर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 70-80% जो पूरा डिफेंस सेक्टर है वो रशिया के हार्डवेयर के ऊपर ही चल रहा है भाई। तो हम लोग अपने ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को छोड़ तो नहीं सकते अमेरिका के दबाव में, है ना, वो भी चीज़ है। और हम लोग डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं अपने सोर्सेज को। अच्छा रहता है ना यार, एक देखिए इंग्लिश में कहावत होता है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आप एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप गिर गए तो सारे अंडे टूट जाएंगे, इसलिए आपको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए। हाँ, जब हम लोग घर से बाहर जाते थे, छोटे हुआ करते थे, मम्मी नहीं बोला करती थी, बेटा सारे पैसे एक ही पॉकेट में मत रखना, अलग अलग पॉकेट में रखना। अगर कोई जेब काट के चला गया तो कम से कम कुछ तो पैसा बचेगा, तो वैसे ही रहता है। तो हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने सोर्सेज को, ऑयल वाले सोर्सेज को खासकर। हाँ, हम लोग डिफेंस को भी करना चाहते हैं। ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे, हो रही है, तो रशिया उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे सामने आता है। और रशिया की ऑयल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि सऊदी अरबिया वाले जितनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो इसको प्रोसेस करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हम रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। 2 दिन पहले आपसे एक एमसीक्यूज पूछा गया था, 2 एमसीक्यूज पूछे थे मैंने, जिसमें पहला एमसीक्यू ये कहता था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन होता है। देखिए, जब आप जॉब लेते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पे तो रिजर्वेशन है ही ऑफ कोर्स, लेकिन क्या प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन है? हाँ, प्रमोशन के अंदर है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये किस में कहा गया था, कौन सी जजमेंट में? AM नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको कहा गया था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऐसे फालतू में है, ये पूरा ऐसे है। दूसरी बात, जो हमारे पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, वहाँ पे SCs और STs की जो रिजर्वेशन की बात है वो आर्टिकल 330 के अंदर कही गई है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे। श्रीहरिकोटा आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, इधर ये चेन्नई है, चेन्नई से आप थोड़ा ऊपर जाओगे, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल आइलैंड श्रीहरिकोटा, वहाँ पे है अपना लॉन्च फैसिलिटी। ठीक है, जहाँ से हम अपने रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं। थोड़ा सा के बारे में आपको बताता चलूँ, ये हमारा प्राइमरी स्पेस पोर्ट है वहाँ पे, राइट। और पहला जो सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था 1975 में, रोहिणी सैटेलाइट, वो यहाँ से लॉन्च किया गया था एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है श्रीहरिकोटा को चूज करने की, क्योंकि देखिए ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है और इक्वेटर के पास भी है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो इसलिए थोड़ा सा पुश मिलता है। अगर आप यहाँ से लॉन्च करते हो स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को, तो थोड़ा पुश मिलता है, और इक्वेटर के पास में भी है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे टेक्निकल सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको चूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ से हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था 2014 में, चंद्रयान वगैरह, वो हम लोगों ने यहाँ से लॉन्च किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, श्रीहरिकोटा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। तो मोस्टली इंडिया के सैटेलाइट यहीं से लॉन्च होते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब हम लोग एक और सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, ये छोटा सैटेलाइट है, बड़ा नहीं है। ठीक है, इसका नाम है व्हीकल D2, ये आपने थोड़ा याद रखना है। देखिए, आप एक चीज को समझिए, ये एक व्हीकल है। ठीक है, इट्स अ व्हीकल, जैसे हमारी गाड़ी होती है। व्हीकल का काम होता है सैटेलाइट को लेके जाना। ठीक है, समझ रहे हो आप? जैसे ये अपना एक
ये व्हीकल है, हमारी गाड़ी होती हैं, बाइक होती हैं, व्हीकल खुद ऑर्बिट में नहीं जाता है, ऑर्बिट में जाते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो इस व्हीकल के ऊपर इस तरह से सैटेलाइट अटैच किए जाते हैं और इस व्हीकल को फ्यूल दिया जाता है। अलग अलग तरह का फ्यूल होता है, अलग अलग स्टेज होती हैं, कहीं 3 स्टेज होती हैं, 2 स्टेज होती हैं, 1 स्टेज होती हैं, सॉलिड स्टेज होती है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज होती है, अलग अलग स्टेज होती हैं। तो ये लॉन्च व्हीकल उसको लेके जाता है ऑर्बिट के अंदर और वहां जाके इन जो सैटेलाइट होते हैं उनको सेटअप कर देता है और फिर बाद में ये जो लॉन्च व्हीकल है वो डेब्रिस बन जाती है, वापस धरती पे आ जाता है, ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल। मोस्टली केसेस में तो वेस्ट मटेरियल ही होता है। ये होता है इनका काम। अब जितना स्ट्रॉन्ग ये लॉन्च व्हीकल होगा उतना ही ज्यादा सैटेलाइट को लेके जा सकता है। सीधी सी बात है, छोटी गाड़ी है तो कम लोगों को लेके जाएगी, भारी गाड़ी है तो भारी उसको लेके जाएगी भाई। सीधी, छोटा हाथी ज्यादा सामान लेके जाएगा, बड़ा जो ट्रक होता है वो ज्यादा सामान लेके जाएगा, छोटा हाथी कम सामान लेके जाएगा, ऐसे ही होता है। फिर ये वाला जो सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं D2, ये छोटा हाथी है, बड़े सैटेलाइट को लेके नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ये लो ऑर्बिट के अंदर ही सेटल करने वाला है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इसे कहा गया है EOS-07, ठीक है। देखिए, ये जब एक सैटेलाइट को हम लोग भेजते हैं, देखिए रहा हमारा सैटेलाइट, तो इससे ये हमारा लॉन्च व्हीकल है, इससे हम लोग एक सैटेलाइट को नहीं भेजते हैं, कई सारे सैटेलाइट को भेजते हैं। अब भाई एक ही गाड़ी के अंदर एक ही सवारी थोड़ी होगा, है ना, उसके अंदर आप अलग अलग सवारियां रखते हो। इसी तरह से एक ही लॉन्च व्हीकल पे हम लोग अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो एक तो जैसे हमारे यहाँ पे एक जो सैटेलाइट है वो है आज़ादी सैट 2, एक तो ये भेजने वाले हैं। दूसरा, इसरो का खुद का एक सैटेलाइट है EOS-07। तीसरा, अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है अंटारिस, उसका भी एक सैटेलाइट हम भेज रहे हैं जिसका नाम है जोनस 1। तो 3 सवारी हैं बेसिकली इस लॉन्च व्हीकल के ऊपर और 450 किलोमीटर पे जाके इसको ये सेटअप करेगा, मतलब ये जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वहाँ पे जाके सेटअप करेगा और 15 मिनट की उड़ान ये रहती है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। चलिए जी, डिफरेंट तरह के हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास फ्यूल की टेक्निक होती हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप खुद से थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, लिक्विड रॉकेट बूस्टर्स, ये बूस्टर का मतलब क्या होता है भैया, यार रॉकेट बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है, तो उसका फ्यूल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो अलग अलग तरह का फ्यूल होता है, कहीं पे हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन देते हैं, राइट, कहीं पे हम लोग सॉलिड स्टेज में देते हैं, कहीं पे हम लोग मिक्स स्टेज में देते हैं, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, मल्टी स्टेज रॉकेट्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ा थोड़ा उस तरह से रहता है, ठीक है। कहीं हमारे पास लॉन्च व्हीकल ऐसे होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, मतलब वो ऊपर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, वो गाड़ी जाती है ऊपर, सवारी को छोड़ के वापस आ जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अभी बहुत ज़्यादा देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पेस एक्स का एक सैटेलाइट है, वो व्हीकल है फाल्कन 9, ये रीयूजेबल है काफ़ी, इससे क्या है ना, कॉस्ट आपकी बचत हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए छोटे मोटे यूज़ किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग और वेदर सर्विलियंस या फिर उस तरह की टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुछ अलग बड़े बड़े भी रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं। ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स भी होते हैं, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स भी होते हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए किए जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा आप जो है देख सकते हो। हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है GSLV है अपने पास और PSLV है, और एक अभी हम लोग जो है छोटे वाला भी बना रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। तो ठीक है, ये छोटे वाले सैटेलाइट को भेजने के लिए बनाया गया है। ये इसका मेजरली जो काम है वो कमर्शियल पर्पस के लिए है, जिसमें हम लोग दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी भेजेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए, NDRF टीम रेस्क्यूज 6-year-old गर्ल इन टर्की। तो हमारा जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जो इंडिया ने अभी टर्की में भेजा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की तो भैया आदत है हमारी, तो दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले मदद के लिए हम लोग खड़े होते हैं, लिस्ट में होते हैं, नाम होता है हमारा, है ना। तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और बाकी तो थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, ये एक स्टैट्यूटरी एक मतलब कानून बना है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो इसके तहत वो जो है बनाई गई है। इसके अंदर जो भी पैसा वैसा आता है इसको वो पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। CAG मतलब कैग जो है इसको ऑडिट करता है ऑफ कोर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि 2005 में कानून पास किया गया था, तो अगले साल इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहता है। इसके अंदर भी जो है 12 बटालियंस हैं, और इसके अंदर जो लोग होते हैं वो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड
उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं होती है सच, हमारी जो फोर्सेस होती हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्टली वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए। वीमेन कैन प्रे इन सेग्रीगेटेड स्पेसिस। इंडिया में मोस्टली जो मॉस्क हैं उनके अंदर वीमेन की एंट्री एज सच नहीं होती है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है क्योंकि मॉस्क के अंदर क्या है, वो सेग्रेटेड स्पेस नहीं होते हैं। जिन मॉस्क के अंदर सेग्रीगेटेड स्पेस होते हैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे वहाँ पे एक जगह मेल बैठते हैं और दूसरी जगह पे फीमेल, तो वहाँ पे जैसे सऊदी वगैरह के अंदर या कहीं दूसरे कतार वगैरह में वीमेन की एंट्री अलाउड है, लेकिन सेग्रीगेटेड स्पेस होते हैं तो मेल और फीमेल मिक्स होकर नहीं बैठते। इंडिया में वो प्रैक्टिस बहुत समय से ऐसी चली आ रही है कि अलाउड नहीं किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो सेग्रीगेटेड स्पेस नहीं है और फिर वो इस तरह की जो प्रैक्टिस है लेटर ऑन वो रिजिड हो जाती है। तो अब जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस फाइल किया गया था फरहा अनवर हुसैन शेख, ठीक है, इनके द्वारा। ये एक पुणे में बेस्ड एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी नाम सुना जाता है इनका जब भी वीमेन राइट्स के बारे में बात होती है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला था। इन्होंने कहा था कि देखिए साहब, जो हमारे मॉस्क के अंदर जब नमाज अदा की जाती है तो वहाँ पे महिलाओं को अलाउड नहीं किया जाता है, तो ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ऐसा उन्होंने अनवर जी ने कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो वहाँ पे अपनी तरफ से जो आर्गूमेंट दी है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मॉस्क जहाँ पे सेग्रीगेटेड स्पेस होता है वहाँ पे विमेन को अलाउ किया जा सकता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अलाउ अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज़ पर कुरान जब हम लोग मॉस्क में विजिट करते हैं तो पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठती हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। अब ग्राउंड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता नहीं होता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। चलिए, इंडिया विल नेवर अबैंडन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान सेज एनएसए डोवल एट द मॉस्को मीट। तो भैया मॉस्को के अंदर अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है और अफगानिस्तान के बारे में चर्चाएं की गई हैं उस वहाँ पे। तो जब से तालिबान ने कंट्रोल किया है अफगानिस्तान को, तब से हमारे जो कनेक्शन था, जो कंट्रोल था या जो रिलेशन थे तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, वो काफ़ी हैम्पर हुए हैं, नो डाउट। लेकिन डोवल जी ने कहा है कि भाई कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, अफगानिस्तान के लोगों को हम लोग बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक हमसे बन सकेगा हम लोग डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। तो अफगानिस्तान के अंदर हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जरानजी है और ये है देलाराम। ठीक है, जरानजी से लेके देलाराम तक का जो हाईवे है वो इंडिया ने बनाया है। ठीक है, और उसकी जो रिपेयर वगैरह है वो भी इंडिया के द्वारा की जाती है। वो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इधर आता है आपका ईरान। ठीक है, तो ईरान से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ से फिर हम लोग देलाराम तक जा सकते हैं आराम से। उसके अलावा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इंडिया ने जो है वो बनाई है काबुल के अंदर, वो भी इंडिया के द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो पुल ए खुमरी, पुल तो समझते हो ना, पुल मतलब डैम। तो पुल ए खुमरी, खुमरी नाम की जगह है जहाँ मतलब इसे जो है सलमा डैम भी कहते हैं, फ्रेंडशिप डैम भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया ने वो बनाया है और यहाँ से ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो हेरात है, यहाँ पे हमारा एक फ्रेंडशिप डैम बना हुआ है हेरात में भी। एक जो हेरात में जो सलमा डैम है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इरिगेशन पर्पस वगैरह के लिए वो बनाया गया है। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट इंडिया ने यहाँ पे चला रखे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। चलिए जी, इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू डिस्टोपिया। देखिए, डिस्टोपिया क्या होता है? डिस्टोपिया का एक कजन होता है जिसे कहते हैं यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया का मतलब होता है कि ऐसी लैंड, एक ऐसी जगह, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है, मतलब स्वर्ग बोलिए, राम राज्य है, उसे यूटोपिया कहते हैं। जहाँ पे सब खुशहाल रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत बढ़िया होती हैं, हर किसी का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया होता है, यूटोपिया कहते हैं उसको। एक होता है उसका डिस्टोपिया, जहाँ पे चीज़ें खराब होती हैं। तो इनका यह कहना है कि देखिए, इंडिया को डिस्टोपिया नहीं बनना है, हम लोग डिस्टोपिया की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हम लोग डिस्टोपिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंडिया को उसको अवॉइड करना चाहिए। कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन्होंने वो बताया है। कोई ऐसा खास पॉइंट इन्होंने नहीं बताया है, ये इनके सिर्फ पर्सनल व्यू पॉइंट हैं जो थोड़ा सा हम जान सकते हैं। अगर आप आर्टिकल को पढ़ोगे ऐसा कोई दमदार पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं वो क्या है, देखिए ज़रा। मीडिया में और सरकार हर साल जो है ये बोलती है कि 2025 तक हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बना देंगे। ऐसा आपको पता है, हमने पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में बहुत लोगों को सुना होगा, इंक्लूडिंग मोदी जी,
कि 2025 तक हम लोग 5 ट्रिलियन के डॉलर बना देंगे। अभी हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ अराउंड 3 ट्रिलियन, ठीक है, प्लस माइनस हल्का फुल्का। अब देखिए 2 साल बचे हैं यार, अब 2 साल में अब 2 ट्रिलियन डॉलर तो इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। कोविड का इसमें रोल है डेफिनेटली, लेकिन कोविड का इतना रोल नहीं है कि उसने 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी डाउन कर दिया होगा। खैर, टारगेट तो हम अपने बढ़िया ही रखते हैं, टारगेट तो हमारा ये है कि हमें ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है। टारगेट तो यही करते हैं ना, कौन तैयारी करता है ऑल इंडिया रैंक 900 के लिए? कोई नहीं करता। लेकिन अगर ऑल इंडिया रैंक 500 भी आ जाता है, 700 भी आ जाता है, तो खुश तो हम उसमें भी रहते हैं ना। टारगेट तो हमेशा हम अच्छे के लिए करते हैं। तो टारगेट 5 ट्रिलियन का किया है, कोई बात नहीं। अगर आपने 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन भी कर लिया अचीव, वो भी अच्छा ही है कम से कम, है ना, कुछ तो पहुंचेंगे। खैर, आपको पता ही है कि भैया ब्रिटेन की इकोनॉमी को सरपास करके हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई इसके बारे में कि इंडिया ने अपने मास्टर्स को, कि ब्रिटिश देवर आवर मास्टर्स वी वर स्लेव्स, कि हम लोगों ने जो है उनको टेक ओवर कर लिया। अरे भाई, आप उनका साइज भी तो देखिए, है ना, उनका साइज देखिए, उससे ज़्यादा लोग तो दिल्ली में घूम रहे हैं। बट एनीवेज, कुछ अचीवमेंट तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी 47 में थी, एकदम बिल्कुल बॉटम पे चली गई थी, तब से लेकर अभी तक देखें तो काफ़ी ग्रोथ तो हुई है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। और ब्रिटेन में ही एक सेंटर फॉर द इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च एक ग्रुप है, इनका कहना है कि इंडिया 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, अगर ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो। जैसे अभी रशिया वॉर हो गया, अगर बीच फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर नॉर्मल चीज़ें चल रही होंगी तो 2035 तक हम लोग 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2047 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है आफ्टर चाइना, इंडिया, देन अमेरिका, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। खैर, वो चीज़ें तो चलेंगी, चलती रहेंगी। उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है? इंडिया की इकोनॉमी में वेस्टर्न कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, तो हम लोग डेमोक्रेसी हैं। जब भी आप दुनिया की सबसे प्रोस्पेरस कंट्रीज की बात करते हो तो वो सब डेमोक्रेसी हैं। आप साउथ कोरिया देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिकन इकोनॉमी, कनाडा या वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज को देखिए, सब डेमोक्रेसी हैं और सब कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी है। दुनिया के जितने भी आप मोस्टली जो बाकी, आप तो खैर कम्युनिज्म कहीं बचा नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाइना वाइना की बात करो कि वहाँ पे कम्युनिज्म है, वो ऐसा है नहीं। चाइना में पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी काम करती है, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं। बट एनीवेज, यूरोप वगैरह में जितनी भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी भैया एक डेमोक्रेसी है, तो डेफिनेटली हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। डेमोक्रेसी भाई भाई, है ना, वो सब रहता है यहाँ पे। अब इनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल क्लास है वो इंडिया की फुल सपोर्ट करती है, लेकिन वेस्टर्न जो बिजनेस पीपल हैं वो इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हैं, खासकर वो कंपनी जो गुड्स बेचती हैं। अभी भी बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना तो करती हैं, ना ही लॉन्ग टर्म करने में इंटरेस्टेड है, ना ही अपने सामान को बेचने में इंटरेस्टेड है। वाई? क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम ही नहीं है भाई, हमारी परचेजिंग पावर ही नहीं है। देखिए, खाली पॉपुलेशन होने से कुछ नहीं होता, सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पॉपुलेशन नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात? तो गरीब पॉपुलेशन क्या ही सामान खरीदेगी? अब जो अमेरिकन वो कंपनीज में बात कर रहा हूँ या यूरोपियन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्ट ही बहुत महंगे होते हैं। तो अगर इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कर भी लेते हैं, अगर इंडिया में वो सामान बेचने आएंगे भी, तो कौन ही खरीदेगा? 10-20 लोग खरीदेंगे जो एकदम अल्ट्रा रिच लोग होते हैं। मोस्टली इंडियन तो या तो वो मिडिल क्लास है या फिर वो पुअर क्लास है, वो थोड़ी सामान खरीदेंगे। बट वेस्टर्न जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में बहुत इंटरेस्टेड है। बिजनेस ज़्यादा नहीं है इंडिया में, ऑफ कोर्स बहुत कंपनी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में उनको अपनी जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं उस पर रिटर्न अच्छा मिलता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझ रहे हो? कंपनीज आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द गुड्स, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। तो जो वेस्टर्न कंट्री में जिन लोगों के पास फालतू पैसा होता है, वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, खैर, इसके काउंटर आर्गुमेंट भी बहुत सारे हैं, उस पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे, कभी बाद में कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस करें तो ये साहब क्या कहते हैं? साहब ये कह रहे हैं कि भाई
हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1991 के बाद जब से हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए और अभी भी हो रहे हैं, फ्यूचर में भी होंगे, डेफिनेटली हम लोगों ने ग्रो किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्या, वो तो नहीं बढ़ रही है ना। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि आने वाले समय में जब हमारी इकोनॉमी और ग्रो होगी, 5 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी, 15 ट्रिलियन बनेगी, जब भी बनेगी, तो क्या उससे इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप इकोनॉमी तो बढ़ा रहे हो लेकिन रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसका क्या, आप उसे कैसे हैंडल करोगे? ये भी बड़ी समस्या है। इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, जंगल आपने काट दिए, नेशनल पार्क्स आप बर्बाद कर रहे हो, कोल माइनिंग्स आप नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हो। अनफॉर्चुनेट इंडिया में जहाँ जहाँ पे कोल मिल रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्टेड एरियाज़ में, और जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, आप इसे कैसे मैनेज करोगे? ये सारी समस्याएं हैं। अगर वो सीएमआई के डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इस समय बहुत ज़्यादा है, आप इसे कैसे हैंडल करोगे? 2016 के कंपैरिजन में 2022 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज पर सीएमआई, और ये तो सरकारी आंकड़ा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ समस्याएं तो हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को और क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? नो डाउट इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, खासकर आईटी सेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार आईटी सेक्टर में अनस्किल्ड लोगों को थोड़ी ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हाईली स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जिसकी संख्या बहुत कम है। अगर हमें अनस्किल्ड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, अगर लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें ऐसे सेक्टर में ग्रो करना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और मास कंजप्शन करता है, तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अदरवाइज तो बस ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, यूथ खाली बैठा हुआ है। अब खाली यूथ बैठ के क्या करेगा? लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, वायलेंस करेगा, भाई सेक्सुअल अब्यूज करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, और क्या करेगा? अगर आपने उसके एनर्जी को टैप करना है तो ऐसे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए जहां पे उसको काम धंधा मिले, और वो सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे मास स्केल प्रोडक्शन होती है जैसे चाइना में होती है। और मास स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड करनी पड़ेगी। मास स्केल डिमांड भी तो होनी चाहिए ना भाई, बिना डिमांड के थोड़ी ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। और डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा। तो ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स। देखिए भाई, इन्फ्लेशन, महंगाई जब होती है तो सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ती है? गरीब आदमी को पड़ती है। अमीर आदमी तो हैंडल कर सकता है। तो अगर हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो हमारी कंट्री में जो पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन है उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारी चीज़ों का आपस में रिलेशन होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इकोलॉजिकल डिजास्टर्स आ रहे हैं। आपने उत्तराखंड में देखा क्या हुआ अभी जोशीमठ के अंदर। वो क्या है? वो डेवलपमेंट का तो एक नतीजा है ना, फालतू की डेवलपमेंट, क्योंकि कैलकुलेशन आपने करी नहीं। डिफोरेस्टेशन भयंकर तरीके से आप कर रहे हो। एग्रीकल्चर लैंड को जो है नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किए जा रहे हो। फिर बाद में जो है वो फूड सिक्योरिटी को लेके भी सवाल खड़े होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें, लैंडस्लाइड, फ्लड वगैरह, तो ये दिक्कतें हैं। तो हालांकि इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ समस्याएं बताई गई हैं, सोल्यूशन नहीं बताए गए हैं। सोल्यूशन भी हम लोग डेफिनेटली बात कर ही सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो का सोल्यूशन वही है। अगर देखो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करें तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जहां पे आपको सिस्टम में से ना सवाल खड़े करेंगे, सवाल नहीं खड़े करेंगे तो सोल्यूशन कभी नहीं आ पाएगा। सवाल खड़े करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से बुराइयां देख रहे हैं। नो, सवाल हम लोग इसलिए खड़े करें ताकि सोल्यूशन निकल सके। और इसीलिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अपोजिशन सवाल करती है, सवाल करती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस बताती है, और जब कॉन्सिक्वेंस बताएंगे, सवाल खड़े करेंगे, तो तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। खैर, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें ऐसा दिया नहीं हुआ, बट एनीवेज, क्रिटिकली एनालाइज हाउ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर इंडिया फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि भैया जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है जिसमें हम लोग हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वीमेन, अगर ये सब हमें करना है तो खाली इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। कैसे जा सकते हो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है,
ठीक है। उसके अलावा एक दो छोटे छोटे आर्टिकल है, ये वाले टोटल आप थोड़ा पढ़ सकते हो। ये जो है चाइना का रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसके बारे में बात करता है। इंडिया के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया तो हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट एनीवेज आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ सकते हो। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है। ये एडिटोरियल भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत कुछ खास मुझे इसमें नज़र आया नहीं है, बट एनीवेज तो ये था दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस जरूर दिया करो और अपने यारों को, दोस्तों को, मित्रों को फॉरवर्ड करें हमारी न्यूज़पेपर के एनालिसिस। अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं क्योंकि ये न्यूट्रल रहता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।